मुंबई की रात में आसमान से भारी बारिश हो रही थी। पूरा शहर गहरे अंधेरे में डूब गया था। ऑटो में बैठा आर्यन अपनी थकी आंखों से धुंधली सड़क को देख रहा था। उसके कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा था। ठंड के बावजूद उसके माथे पर चिंता का पसीना था। उसे अपनी बीमार मां के इलाज का बिल चुकाना था। साहूकार की धमकियों ने उसकी नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस भयानक स्थिति से कैसे बाहर निकले। अचानक उसकी ऑटो की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। आर्यन चौंक गया और उसने शीशा नीचे किया। बाहर बारिश में एक लड़की खड़ी थी जो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसने एक बेहद कीमती और भारी दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था जो अब कीचड़ से सन चुका था। उसके गहनों की चमक बारिश की बूंदों के बीच भी साफ दिखाई दे रही थी। वह डर से कांप रही थी और उसकी आंखों में बेचैनी थी। आर्यन ने आज तक किसी दुल्हन को सड़क पर अकेले भागते नहीं देखा था। लड़की ने हाँफते हुए कहा कि उसे तुरंत यहां से दूर जाना है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर आर्यन को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने आर्यन की तरफ देखा और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने आर्यन के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि अगर वह 1 घंटे के लिए उसके साथ चलेगा तो वह उसे 50,000 रुपये देगी। 50,000 रुपये की रकम आर्यन के लिए एक जीवन रक्षक संजीवनी के समान थी। यह इतनी बड़ी रकम थी जिससे वह अपनी मां के अस्पताल का बकाया बिल चुका सकता था। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और उसे लगा कि शायद यह कोई मजाक है। लेकिन लड़की की आंखों में छाई गहरी निराशा और उसके चेहरे का पीलापन बता रहा था कि वह सच कह रही है। उसने बिना कोई और सवाल किए ऑटो का दरवाजा खोल दिया और लड़की अंदर बैठ गई। जैसे ही वह ऑटो में बैठी तो उसे महंगे इत्र की खुशबू के साथ एक अनजानी सी उदासी का एहसास हुआ। आर्यन ने ऑटो स्टार्ट किया और बारिश के उस तूफान में एक अनजान मंजिल की तरफ बढ़ चला। ऑटो के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जिसे केवल बारिश की आवाज तोड़ रही थी। आर्यन बार बार रियर व्यू मिरर से उस लड़की को देख रहा था जो अब अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रो रही थी। वह कोई मामूली लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी बहुत ही अमीर और रसूखदार परिवार की बेटी लग रही थी। उसके कपड़ों पर लगे हीरे और सोने की कढ़ाई इस बात का प्रमाण थे कि वह अरबपति सिंघानिया परिवार से ताल्लुक रखती होगी। आर्यन के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने इतने बड़े घर की बेटी को इस तरह आधी रात को सड़क पर भागने के लिए मजबूर कर दिया। क्या वह किसी से बचने की कोशिश कर रही थी या फिर अपनी ही किस्मत से भाग रही थी? आर्यन की अपनी जिंदगी भी कम उलझी हुई नहीं थी और वह किसी भी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन 50,000 रुपये की वह रकम उसे इस अनजान खतरे में कूदने के लिए लगातार मजबूर कर रही थी और वह पीछे नहीं हट सकता था। लड़की ने अपना नाम नंदिनी बताया और अपनी रुंधी हुई आवाज में कहा कि उसे बस इस शहर की सबसे दूर वाली बस्ती में जाना है। आर्यन ने जब धारावी का नाम सुना तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि धारावी एशिया की सबसे बड़ी और खतरनाक झुग्गी बस्ती थी। इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की का उस दलदल जैसी जगह पर क्या काम हो सकता था, यह सोचकर आर्यन का दिमाग चकरा गया। उसने नंदिनी को समझाना चाहा कि वह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन नंदिनी की जिद के आगे उसकी एक न चली। नंदिनी की आंखों में एक ऐसा सूनापन था जो आर्यन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। जैसे जैसे वे शहर की चकाचौंध से दूर और धारावी के अंधेरे रास्तों की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नंदिनी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा रही थी। आर्यन को लगा कि शायद यह शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। उसने अपने ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी ताकि वह जल्दी से इस अजीब सफर को खत्म कर सके और अपने पैसे लेकर अपनी बीमार मां के पास अस्पताल वापस जा सके। रास्ते में नंदिनी ने अपनी भारी गहनों को एक एक करके उतारना शुरू कर दिया और उन्हें ऑटो की सीट पर ऐसे फेंक दिया जैसे वे कोई मामूली पत्थर हों। आर्यन यह सब देखकर दंग रह गया, क्योंकि उन गहनों की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होगी।
नंदिनी ने अपने बालों में लगे गजरे को भी निकालकर बाहर बारिश में फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पिछली जिंदगी की हर एक निशानी को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हो और एक नई पहचान के साथ नई शुरुआत करना चाहती हो। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा कि मैडम, आप इतने कीमती गहने ऐसे क्यों फेंक रही हैं? क्या आपको इनकी कोई परवाह नहीं है? नंदिनी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि जो चीज इंसान को खुशी न दे सके उसकी कोई कीमत नहीं होती। यह जवाब सुनकर आर्यन निशब्द रह गया, क्योंकि उसने तो पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए ही संघर्ष किया था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। लेकिन इस लड़की के लिए पैसा एक जंजीर की तरह था जिसने उसकी असली आजादी को पूरी तरह से छीन लिया था। नंदिनी ने बताया कि आज उसकी सगाई एक दुबई के बहुत बड़े शेख के साथ हो रही थी, जो उम्र में उसके पिता से भी बड़ा था। उसके पिता विक्रम सिंघानिया ने सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे एक निर्जीव वस्तु की तरह बेच दिया था। वह उस घुटन भरे महल में और नहीं रह सकती थी जहां इंसानों से ज्यादा दौलत की कद्र की जाती थी। आर्यन को पहली बार यह एहसास हुआ कि अमीरों की दुनिया भी उतनी ही क्रूर और दर्दनाक हो सकती है जितनी कि गरीबों की दुनिया होती है। बारिश का जोर अब थोड़ा कम हो गया था, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी ठंडक और नमी मौजूद थी। धारावी की तंग और बदबूदार गलियों में ऑटो चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन आर्यन ने किसी तरह रास्ता बना लिया। वहां की गंदगी और कीचड़ को देखकर नंदिनी के चेहरे पर कोई भी घृणा या नफरत का भाव नहीं आया। उसने ऐसे उस जगह को देखा जैसे वह अपने किसी पुराने और खोए हुए घर में वापस आ गई हो और उसे यहां आकर एक अजीब सा सुकून और शांति मिल रही हो। आर्यन ने अपना ऑटो एक पुरानी और जर्जर चाय की दुकान के पास रोक दिया और कहा कि मैडम, हम लोग धारावी पहुंच गए हैं। नंदिनी ने गहरी सांस ली और ऑटो से बाहर कदम रखा और कीचड़ में अपने नंगे पैर रख दिए। उसने अपनी महंगी सैंडल वहीं ऑटो में छोड़ दी थी और कार काम वह इस गंदगी में भी एक देवी की तरह शांत और दृढ़ लग रही थी। आर्यन उसे इस तरह कीचड़ में चलते हुए देखकर हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सब पर कैसी प्रतिक्रिया दे। नंदिनी ने आर्यन से कहा कि वह भी उसके साथ चले, क्योंकि वह उस जगह पर अकेली नहीं जाना चाहती थी। आर्यन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उसके पीछे चलने लगा ताकि वह उसे किसी भी संभावित खतरे से बचा सके। वे दोनों उन संकरी गलियों से गुजर रहे थे जहां लोगों के रोने और खांसने की आवाजें आ रही थीं। यहां की गरीबी और लाचारी को देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से काबू में रखने की कोशिश की। चलते चलते नंदिनी एक छोटे से झोपड़े के सामने रुक गई, जहां एक बूढ़ी औरत मिट्टी के चूल्हे पर कुछ पका रही थी। उस औरत के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें मोतियाबिंद के कारण धुंधली हो चुकी थीं। नंदिनी उस औरत को देखकर ऐसे कांपने लगी जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। आर्यन ने देखा कि नंदिनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली है और वह अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाए हुए है ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना आ सके। आर्यन ने धीरे से पूछा कि क्या वह उस बूढ़ी औरत को जानती है और क्या यही वह कारण है जिसके लिए वह यहां आई है। नंदिनी ने रोते हुए हामी भरी और कहा कि यह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी मां कमला है। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अरबपति सिंघानिया की इकलौती बेटी इस धारावी की गरीब औरत की बेटी कैसे हो सकती है? यह सवाल आर्यन के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बार बार टकरा रहा था। नंदिनी ने आर्यन को बताया कि 25 साल पहले उसके असली माता पिता ने उसे विक्रम सिंघानिया को चंद पैसों के लिए बेच दिया था। उनके बड़े बेटे को एक गंभीर बीमारी थी और उसके इलाज के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी नवजात बेटी का सौदा कर दिया ताकि वे अपने बेटे की जान बचा सकें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
वह लड़का फिर भी नहीं बच सका और इस तरह एक मां ने अपने दोनों बच्चों को हमेशा के लिए एक ही झटके में खो दिया। यह दर्दनाक कहानी सुनकर आर्यन का दिल पूरी तरह से टूट गया और उसे अपनी मां की याद आ गई जो अस्पताल में पड़ी थी। उसने सोचा कि क्या गरीबी इंसान को इतना मजबूर कर सकती है कि वह अपने ही खून का सौदा कर दे। नंदिनी ने कहा कि वह सिर्फ एक बार अपनी मां को जी भर के देखना चाहती थी, क्योंकि कल सुबह उसे हमेशा के लिए दुबई भेज दिया जाएगा। वह इस 1 घंटे में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती थी, जिसे उसने कभी भी अपनी इस गरीब और असली मां के साथ नहीं बिताया था। अचानक पीछे से कुछ लोगों के भारी कदमों की आवाज आई और आर्यन ने मुड़कर देखा तो 4 गुंडे डंडे लेकर उनकी तरफ आ रहे थे। ये वही गुंडे थे जो आर्यन को महाजन का कर्ज न चुकाने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार धमका रहे थे। उन्हें देखकर आर्यन का खून सूख गया, क्योंकि वह जानता था कि ये लोग कितने क्रूर और खतरनाक हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। वह समझ गया कि आज उसकी जान बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे नंदिनी की भी चिंता हो रही थी जो उसके साथ थी। गुंडों ने आर्यन को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटने लगे, जबकि नंदिनी यह सब देखकर बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। आर्यन ने नंदिनी से भाग जाने को कहा, लेकिन वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली और उसने आर्यन को बचाने का फैसला किया। उसने अपने पर्स से पैसों की गड्डी निकाली और उन गुंडों के मुंह पर मारते हुए कहा कि उसे छोड़ दो। इतने सारे पैसे देखकर गुंडों की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने आर्यन को छोड़ दिया और पैसे समेटने में बुरी तरह से व्यस्त हो गए। आर्यन जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नंदिनी के लिए एक नई इज्जत और सम्मान की भावना थी। उस अमीर लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया था और यह बात आर्यन के दिल को बहुत गहराई तक छू गई थी। नंदिनी ने आर्यन को सहारा देकर उठाया और पूछा कि क्या वह ठीक है और उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लड़की का शुक्रिया कैसे अदा करे। बारिश फिर से तेज हो गई थी और वे दोनों उसी झोपड़े के बाहर खड़े थे जहां कमला मां अभी भी खाना बना रही थी। 1 घंटे का समय लगभग पूरा होने वाला था और नंदिनी को अब वापस उस नर्क में जाना था जहां से वह भाग कर आई थी। उसने आर्यन की तरफ देखा और अपने वादे के अनुसार उसे 50,000 रुपये देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आर्यन ने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने आज जो कुछ भी देखा है उसके बाद वह यह पैसे नहीं ले सकता। आर्यन ने नंदिनी से कहा कि वह उसे वापस नहीं जाने देगा और वह उसकी मदद करेगा ताकि वह अपनी असली मां के साथ रह सके। नंदिनी यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अनजान इंसान उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएगा। लेकिन आर्यन की आंखों में एक ऐसी सच्चाई और ईमानदारी थी जिस पर नंदिनी को पूरा भरोसा हो गया था और उसने हामी भर दी। नियति ने इन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए पूरी तरह बदलने वाली थी। बारिश की बूंदें टिन की छतों पर गिरकर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थीं। आर्यन का खुरदरा और मजबूत हाथ अभी भी नंदिनी के सामने हवा में था। उसने आर्यन की आंखों में एक ऐसी सच्चाई देखी जो उसे सिंघानिया महल के किसी भी इंसान में कभी नहीं मिली। उस दुनिया में हर रिश्ता केवल पैसे और ताकत की बुनियाद पर टिका था, लेकिन यहां इस कीचड़ और गरीबी के बीच एक अजनबी बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। नंदिनी के लिए यह सब कुछ किसी चमत्कार से कम नहीं था जो उसकी मृत आत्मा को फिर से जगा रहा था। नंदिनी ने अपने कांपते हुए हाथों से आर्यन का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। यह एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था और उसे इसका पूरा एहसास था। विक्रम सिंघानिया का गुस्सा किसी भयानक तूफान से कम नहीं होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी अरबों की डील टूट गई है। लेकिन इस पल नंदिनी को उस सोने के पिंजरे से ज्यादा
यह बदबूदार और गरीब बस्ती अपनी सी लग रही थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, वह वापस उस नर्क में कभी नहीं जाएगी जहां उसकी कोई कीमत नहीं थी। दोनों धीरे धीरे चलकर उस छोटी और टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचे, जहां से अभी भी चूल्हे का धुआं बाहर आ रहा था। अंदर कमला मां एक फटी हुई साड़ी पहने फर्श पर बैठी कुछ बर्तन साफ कर रही थीं, और उनकी पीठ उनकी उम्र और दुख के बोझ से झुकी हुई थी। आर्यन ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो कमला मां ने अपनी कमजोर आंखों से बाहर की तरफ देखा। इतनी रात गए किसी को अपने दरवाजे पर देखकर वह थोड़ी घबरा गईं, और उन्होंने अपने पल्लू से अपने चेहरे को थोड़ा सा ढक लिया। उनका दिल जोर से धड़कने लगा कि कहीं फिर से कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई। आर्यन ने आगे बढ़कर बहुत ही नरमी से कहा कि मां जी, हम बारिश में पूरी तरह से फंस गए हैं। क्या हम थोड़ी देर के लिए आपकी इस झोपड़ी में आश्रय ले सकते हैं जब तक बारिश रुक न जाए? कमला मां ने आर्यन और उसके पीछे खड़ी भीगी हुई नंदिनी को देखा, जो ठंड से कांप रही थी और उसकी हालत खराब लग रही थी। उनका ममतामयी दिल पसीज गया और उन्होंने तुरंत उन्हें अंदर आने का इशारा किया और बैठने के लिए एक पुरानी चटाई बिछा दी। गरीबी के बावजूद उस बूढ़ी औरत के अंदर जो मेहमाननवाजी थी, उसने नंदिनी के दिल को छू लिया। नंदिनी धीरे से उस फटी हुई चटाई पर बैठ गई और उसने पहली बार अपनी सगी मां को इतने करीब से देखा। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी सीलन भरी गंध थी, लेकिन इसके बावजूद नंदिनी को यहां एक अनजानी सी शांति महसूस हो रही थी। कमला मां ने एक पुराने मिट्टी के बर्तन में पानी निकाला और उसे पीने के लिए नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया। जब उनके खुरदरे और झुर्रियों वाले हाथ नंदिनी के हाथों से टकराए तो नंदिनी के शरीर में एक तेज बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को 25 साल बाद आखिरकार उसका खोया हुआ सच्चा घर मिल गया हो। कमला मां ने चिंता भरे स्वर में पूछा कि बेटी, तुम इतने महंगे कपड़े पहनकर इस आधी रात को यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा और तुम्हें इस तरह सड़क पर नहीं घूमना चाहिए। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला और कहा कि उसका इस दुनिया में कोई परिवार नहीं है। यह सुनकर कमला मां की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया, जैसे उनके अपने ही किसी गहरे और पुराने घाव को किसी ने छू लिया हो। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने बात को संभालते हुए कहा कि मां जी, यह मेरी एक दूर की रिश्तेदार है और इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। इसीलिए मैं इसे यहां ले आया ताकि यह आज रात सुरक्षित रह सके और सुबह हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। कमला मां ने एक गहरी आह भरी और कहा कि गरीब की बेटी होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो यहां रह सकती हो। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो 25 साल पहले अपनी खुद की बच्ची को खोने की वजह से उनके सीने में लगातार दफन था। नंदिनी ने झोपड़ी के कोने में एक तस्वीर देखी जिस पर एक सूखी फूलों की माला चढ़ी हुई थी। यह एक छोटे लड़के की तस्वीर थी जिसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन चेहरा बीमारी के कारण पीला पड़ चुका था। नंदिनी समझ गई कि यह वही भाई है जिसकी जान बचाने के लिए उसे विक्रम सिंघानिया को बेच दिया गया था। वह तस्वीर देखकर नंदिनी के दिल में एक हलचल होने लगी और उसे लगा कि वह लड़का उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। एक पल के लिए नंदिनी को अपने उस भाई से नफरत महसूस हुई जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, लेकिन जब उसने कमला मां के चेहरे पर उस तस्वीर को देखते हुए जो दर्द देखा तो उसकी नफरत पूरी तरह से पिघल गई। एक मां के लिए अपने बच्चे को मरते हुए देखना दुनिया का सबसे बड़ा और असहनीय दुख होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कमला मां ने अपनी कांपती उंगलियों से उस तस्वीर को छुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जो उनके झुर्रीदार गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। नंदिनी को अब समझ आ रहा था कि उसकी मां ने उसे लालच में नहीं
बल्कि एक बहुत ही गहरी और भयानक मजबूरी में बेचा था। कमला माँ ने पुरानी यादों में खोते हुए कहा कि मेरा भी एक बेटा था जो बहुत बीमार था और उसके इलाज के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने उसकी जान बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और वह मुझे छोड़कर चला गया। उसकी बातें सुनकर नंदिनी का दिल बैठ गया और वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह सच्चाई जानती थी जो कमला माँ ने छुपा ली थी। वह यह नहीं बता सकती थी कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी का सौदा किया था, क्योंकि यह पाप उन्हें हर दिन अंदर ही अंदर खा रहा था। आर्यन चुपचाप यह सब देख रहा था और उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था, जिसने इन निर्दोष लोगों के साथ इतना क्रूर मजाक किया था। उसने देखा कि कैसे एक मां अपनी ही बेटी के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है और बेटी उसे माफ करने के लिए तड़प रही है। आर्यन ने अपनी जेब से वह रूमाल निकाला जो उसने अपनी मां के लिए खरीदा था और नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया ताकि वह अपने आंसू पोंछ सके। नंदिनी ने वह रूमाल लिया और उसकी गर्माहट से उसे ऐसा लगा जैसे आर्यन ने उसे अपनेपन का एक बहुत बड़ा और सुरक्षित एहसास दिया हो। बाहर बारिश अब पूरी तरह से रुक चुकी थी, लेकिन धारावी की तंग गलियों में अभी भी गहरा अंधेरा और एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन को याद आया कि उसे अपनी मां के लिए अस्पताल में पैसे जमा करने थे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी मां का इलाज रुक जाएगा। लेकिन वह नंदिनी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि विक्रम सिंघानिया के आदमी उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे होंगे। उसने तय किया कि वह सुबह होते ही कुछ पैसों का इंतजाम करेगा और अपनी मां को भी इस मुसीबत से किसी न किसी तरह से बाहर निकाल लेगा। कमला मां ने पुरानी सूखी लकड़ियों से चूल्हा जलाया और एक टूटे हुए बर्तन में चाय बनाने के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया। झोपड़ी में फैलती चाय और अदरक की खुशबू ने नंदिनी को एक ऐसा सुकून दिया जो उसे सिंघानिया परिवार की करोड़ों की दावतों में भी कभी नहीं मिला था। उसने देखा कि कैसे यह बूढ़ी औरत इतनी भयानक गरीबी और दुख में भी दूसरों की सेवा करने में अपनी पूरी खुशी और शांति ढूंढ लेती है। यह वह जीवन था जो उसका होना चाहिए था, लेकिन दौलत की एक गंदी चाल ने उसे इस सच्चे प्यार से 25 सालों तक पूरी तरह से दूर रखा था। जब कमला मां ने चाय का कुल्हड़ नंदिनी के हाथों में रखा तो उसकी गर्माहट ने नंदिनी के जमे हुए और दुखी दिल को धीरे धीरे पिघला दिया। उसने चाय का एक घूंट लिया और उसे लगा कि यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट अमृत है, जिसे पीने के बाद इंसान के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। उसने आर्यन की तरफ देखा जो अपनी चाय पीते हुए खिड़की से बाहर के अंधेरे को बहुत ही गहरी और चिंता भरी नजरों से देख रहा था। नंदिनी को आर्यन से एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा था, क्योंकि सिर्फ उसी ने उसकी इस भयानक और खतरनाक दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी और कमला मां ने नंदिनी को अपनी चटाई पर सोने के लिए कहा और खुद जमीन पर एक फटे कपड़े पर लेट गईं। नंदिनी ने बहुत मना किया, लेकिन कमला मां ने उसकी एक न सुनी और उसे अपनी जगह पर लेटा दिया और उसे एक पुरानी चादर ओढ़ा दी। उस फटी हुई चादर में जो एक अजीब सी ममता और गर्माहट थी, उसने नंदिनी की आंखों में नींद ला दी जो पिछले कई दिनों से गायब थी। आर्यन झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी जगह पर बैठ गया ताकि वह रात भर जागकर उन दोनों की सुरक्षा कर सके और किसी भी खतरे को रोक सके। आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग चिंताओं और आने वाले तूफान के ख्यालों से बुरी तरह घिरा हुआ था। उसे पता था कि जब विक्रम सिंघानिया को नंदिनी के गायब होने का पता चलेगा तो वह पूरे शहर को आग लगा देगा और किसी को नहीं बख्शेगा। वह एक क्रूर और ताकतवर इंसान था जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी और वह सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचता था। आर्यन ने ठान लिया था कि चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन वह नंदिनी को उस दरिंदे के पास वापस कभी नहीं जाने देगा जिसने उसे सिर्फ एक वस्तु समझा था। अंदर झोपड़ी में नंदिनी सो रही थी, लेकिन उसे बार बार विक्रम सिंघानिया
और उस खौफनाक दुबई के शेख के भयानक और डरावने सपने आ रहे थे। वह नींद में भी कांप रही थी और उसके माथे पर पसीना आ गया था, जैसे वह अभी भी उस सोने के पिंजरे में पूरी तरह से फंसी हुई हो। कमला माँ, जो अभी तक सोई नहीं थी, वह उठकर नंदिनी के पास आई और उसके सिर पर बहुत ही प्यार से अपना झुर्रीदार हाथ फेरने लगी। एक माँ का स्पर्श पाकर नंदिनी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई और उसके डरावने सपने अचानक से गायब हो गए और वह गहरी नींद में सो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही धारावी की तंग गलियों में शोरगुल और लोगों की भीड़ की हलचल धीरे धीरे शुरू हो गई थी, जो आम बात थी। आर्यन ने अपनी आंखें मलीं और देखा कि कमला मां पहले ही उठ चुकी थीं और बाहर एक छोटे से बर्तन में पानी भरकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने आर्यन को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि बेटा, तुम लोग यहां आराम करो, मैं थोड़ा काम करके अभी वापस आती हूं। आर्यन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह आज काम कुदरा पर नहीं गईं तो उन्हें रात को खाना नहीं मिलेगा। नंदिनी भी उठ चुकी थी और उसने देखा कि उसकी असली मां अपनी बूढ़ी हड्डियों के बावजूद इतनी मेहनत करने के लिए बाहर जा रही है। उसे अपने आप पर बहुत शर्म महसूस हुई कि वह इतने सालों तक ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, जबकि उसकी मां दाने दाने के लिए मोहताज थी। उसने अपनी कलाई में बची हुई एक सोने की चूड़ी निकाली, जो उसने रात को फेंकना भूल गई थी, और उसे आर्यन के हाथों में चुपचाप रख दिया। उसने कहा कि इस चूड़ी को बेचकर अपनी मां का इलाज करवाओ और कमला मां के लिए कुछ खाने पीने का अच्छा सामान लेकर आओ, क्योंकि मैं उनकी मदद करना चाहती हूं। आर्यन ने वह सोने की चूड़ी ली, जो बहुत भारी और कीमती थी, और उसे लगा कि इससे उसकी मां की जिंदगी आसानी से बच सकती है। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे किसी भी लड़की के गहने बेचने से रोक दिया और उसने वह चूड़ी वापस नंदिनी के हाथों में बहुत ही प्यार से थमा दी। उसने कहा कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपनी मां का इलाज करवाऊंगा और तुम्हारी मां के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो। नंदिनी आर्यन की इस ईमानदारी और खुददारी को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई, क्योंकि उसने अमीरों की दुनिया में सिर्फ लालच और धोखा ही देखा था। बाहर से कुछ कारों के रुकने और लोगों के चिल्लाने की भयानक आवाजें आने लगीं, जिसने बस्ती की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया। आर्यन ने खिड़की से झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि विक्रम सिंघानिया के दर्जनों गुंडे बस्ती में घुस आए थे और लोगों को बुरी तरह पीट रहे थे। वे लोग हर झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर नंदिनी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और जो भी उन्हें रोक रहा था उसे बेरहमी से मार रहे थे। नंदिनी भी खिड़की के पास आई और उन खूंखार चेहरों को देखकर डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी, क्योंकि उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया था। आर्यन समझ गया कि अब उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और उन्हें इस भयानक मुसीबत का डटकर सामना करना ही पड़ेगा। उसने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें उन दरिंदों के हाथों में कभी भी वापस नहीं जाने दूंगा। विक्रम सिंघानिया का सबसे खास आदमी अब ठीक कमला मां की झोपड़ी के बाहर खड़ा था और उसने अपने पैर से झोपड़ी का कमजोर दरवाजा जोर से खोल दिया। आर्यन ने नंदिनी को अपने पीछे छुपा लिया और अपनी मुट्ठियां कस लीं, क्योंकि अब एक बहुत ही खूनी और खतरनाक संघर्ष शुरू होने वाला था, जिससे बचना नामुमकिन था। झोपड़ी का कमजोर दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और बाहर खड़ी मौत अंदर घुस आई। विक्रम सिंघानिया का सबसे क्रूर आदमी रंगा अपनी लाल आंखों से उस अंधेरे कमरे के हर कोने को घूरने लगा। आर्यन ने अपने शरीर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए नंदिनी को अपने पीछे छुपा लिया था। रंगा की नजर आर्यन पर पड़ी और उसने भारी आवाज में पूछा कि क्या उसने किसी अमीर लड़की को इस बस्ती में देखा है। आर्यन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि यह एक गरीब बस्ती है और यहां कोई भी अमीर इंसान अपनी मर्जी से कभी नहीं आता। रंगा ने आर्यन को धक्का दिया और कमरे के अंदर घुसकर
पुरानी चादर के नीचे छिपी हुई नंदिनी को शक की नजरों से देखने लगा। नंदिनी के कपड़े अब पूरी तरह से कीचड़ और गंदगी से सन चुके थे और उसका चेहरा उस पुरानी और बदबूदार चादर से ढका हुआ था। रंगा को उस गंदगी और बदबू से इतनी घृणा हुई कि उसने अपना मुंह फेर लिया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। रंगा के जाते ही आर्यन ने तुरंत दरवाजे को एक पुराने डंडे के सहारे बंद कर दिया और एक लंबी और गहरी सांस ली। नंदिनी के शरीर का कांपना अभी तक बंद नहीं हुआ था और वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आर्यन ने उसके पास बैठकर उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की कि अब वे लोग यहां से जा चुके हैं। लेकिन नंदिनी जानती थी कि विक्रम सिंघानिया उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा और वह पूरे शहर को उसके लिए शमशान बना देगा। कुछ ही देर बाद कमला मां हांफते हुए झोपड़ी के अंदर वापस आ गईं और उनका चेहरा डर से पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उन्होंने आर्यन और नंदिनी को सुरक्षित देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपनी छाती पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गईं। उन्होंने बताया कि बाहर बहुत सारे गुंडे हथियारों के साथ घूम रहे हैं और वे बस्ती के मासूम लोगों को बुरी तरह पीट रहे हैं। कमला मां की आंखों में अपने बस्ती वालों के लिए दर्द था और वे इस अन्याय को देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थीं। नंदिनी अब और ज्यादा अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और वह भागकर कमला मां के गले से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। कमला मां को समझ नहीं आ रहा था कि यह अजनबी लड़की उन्हें इस तरह क्यों गले लगा रही है, लेकिन उन्हें इसमें अपनी बेटी की महक महसूस हुई। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से नंदिनी के बालों को सहलाया और कहा कि बेटी तू रो मत, भगवान सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देगा। नंदिनी ने अपना सिर उठाया और अपनी मां की उन बूढ़ी और कमजोर आंखों में बहुत ही गहराई से देखा। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा कि मां, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं? मैं वही अभागी बेटी हूं जिसे आपने अपनी मजबूरी में बेच दिया था। यह सुनकर झोपड़ी में एक पल के लिए जैसे मौत का सन्नाटा छा गया और कमला मां के हाथों से पानी का लोटा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्हें अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उनकी आंखों से आंसुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब अचानक से फूटकर बाहर बहने लगा। उन्होंने नंदिनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसे प्यार से चूमने लगीं। कमला मां ने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सजा मैं आज तक रोज भुगत रही हूं। मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुझे उस पत्थर दिल इंसान के हाथों में सौंप दिया, लेकिन फिर भी मेरा बेटा नहीं बच सका और मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरा लालच नहीं था, बल्कि एक मां की ऐसी भयानक मजबूरी थी जिसने मुझे मेरी ही नजर में हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी अपराधिनी बना दिया था। नंदिनी ने अपनी मां के आंसू पोंछते हुए कहा कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस दुनिया में एक गरीब की कोई कीमत नहीं होती। मैंने उस सोने के पिंजरे में 25 साल सिर्फ एक कैदी की तरह बिताए हैं, जहां मुझे कभी भी किसी इंसान का सच्चा प्यार और अपनापन बिल्कुल भी नहीं मिला। विक्रम सिंघानिया ने मुझे सिर्फ अपनी संपत्ति का एक मोहरा समझा, जिसे वह जब चाहे अपने फायदे के लिए किसी भी बड़े बाजार में आसानी से नीलाम कर सकता था। आर्यन यह सब देखकर बहुत ही गहराई तक भावुक हो गया था और उसे अपनी बीमार मां की याद आने लगी, जो अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी से लड़ रही थी। उसने सोचा कि यह दुनिया कितनी अजीब और जालिम है, जहां एक तरफ पैसे वाले लोग दूसरों की जिंदगियों से खेलते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पते हैं। उसने अपने आंसुओं को किसी तरह रोका और यह महसूस किया कि इंसानियत का असली मतलब सिर्फ इन कच्ची और टूटी झोपड़ियों में ही जिंदा है। कमला मां ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कहा कि अब मैं तुझे अपने से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। नंदिनी को इस पुरानी झोपड़ी में वह सुकून मिल रहा था जो उसे विक्रम सिंघानिया के महल के मखमली बिस्तरों पर आज तक कभी नहीं मिला था, और वह हमेशा बेचैन रहती थी।
उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी असली पहचान के साथ ही जिएगी और उस अमीर लेकिन झूठी दुनिया में कभी लौटकर नहीं जाएगी। अचानक बाहर से एक बहुत ही जोरदार धमाके की आवाज आई, जिससे पूरी झोपड़ी बुरी तरह से हिल गई और कच्ची छत से मिट्टी नीचे गिरने लगी। विक्रम सिंघानिया के आदमी पूरी बस्ती में आग लगा रहे थे ताकि दहशत फैल सके और जो कोई भी नंदिनी को पनाह दे रहा हो वह डरकर उसे तुरंत बाहर निकाल दे। आर्यन ने खिड़की के एक छोटे से छेद से बाहर देखा तो पूरा आसमान काले धुएं से भर गया था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे थे। यह सब देखकर नंदिनी का खून खौल उठा और उसने कहा कि वह अपनी वजह से इन बेगुनाह लोगों को मरने नहीं देगी और बाहर जाकर खुद को उनके हवाले कर देगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे सख्ती से रोक लिया और कहा कि पागल मत बनो, वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम चली गई तो तुम्हारी मां का क्या होगा। आर्यन जानता था कि अगर नंदिनी बाहर गई तो वह उस दरिंदे विक्रम सिंघानिया के चंगुल में हमेशा के लिए फंस जाएगी और कभी आजाद नहीं हो पाएगी। कमला मां ने भी रोते हुए अपनी बेटी से विनती की कि वह ऐसा कोई भी गलत कदम न उठाए जिससे उनकी जिंदगी में फिर से पहले जैसा भयानक अंधेरा छा जाए। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे 25 साल बाद वापस पाया है और अब मैं तुझे अपनी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। नंदिनी ने अपनी मां की इस बात को मान लिया, लेकिन उसके दिल में उन बेगुनाह लोगों के लिए बहुत गहरी चिंता और भारी अपराधबोध लगातार बढ़ता जा रहा था। आर्यन ने बहुत ही ध्यान से सोचकर एक योजना बनाई और कहा कि हमें इस झोपड़ी के पीछे वाले एक छोटे और गुप्त रास्ते से जल्दी बाहर निकलना होगा। यह रास्ता बस्ती के बाहर एक पुराने और सुनसान नाले की तरफ जाता था, जहां कोई भी इंसान आसानी से उनके पीछे नहीं आ सकता था और वे सुरक्षित बच सकते थे। उसने कमला मां को अपना थोड़ा बहुत सामान समेटने को कहा, क्योंकि अब उनके लिए इस बस्ती में और ज्यादा देर तक रुकना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था। कमला मां ने अपनी कुछ पुरानी साड़ियां और अपने उस मृत बेटे की वह तस्वीर सीने से लगाकर रख ली, जो उनके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज थी। नंदिनी ने भी अपनी मां की मदद की और उस गरीब झोपड़ी को एक आखिरी बार अपनी नम आंखों से देखा, जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच पता चला था। ये झोपड़ी उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं थी, जहां उसे अपनी मां का सच्चा प्यार मिला था और वह इसे हमेशा अपनी सुनहरी यादों में जिंदा रखना चाहती थी। आर्यन ने सबसे पहले पीछे का दरवाजा खोला और बाहर चारों तरफ देखा कि कहीं कोई गुंडा वहां पर छुपा तो नहीं है, और जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने इशारा किया। नंदिनी और कमला मां बहुत ही सावधानी से दबे पांव बाहर निकलीं और आर्यन के पीछे पीछे उस अंधेरी और बदबूदार गली से होते हुए नाले की तरफ तेजी से बढ़ने लगीं। उनका हर एक कदम मौत के साए में उठ रहा था और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज भी बहुत साफ और डरावनी सुनाई दे रही थी। अचानक नाले के पास पहुंचते ही आर्यन के सामने 3 गुंडे आ गए, जो शायद बस्ती से भागने वालों को रोकने के लिए वहां पर पहले से ही पहरा दे रहे थे। आर्यन ने तुरंत नंदिनी और कमला मां को पीछे एक टूटी हुई दीवार के आड़ में धकेल दिया और खुद उन खतरनाक, इसको सरकार को बंधार माखी गुंडों के सामने एक मजबूत चट्टान की तरह तनकर खड़ा हो गया। उसे पता था कि आज उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, क्योंकि अगर वह हार गया तो इन दोनों निर्दोष और बेचारी महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। एक गुंडे ने अपना लोहे का डंडा आर्यन के सिर पर मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन आर्यन ने बहुत फुर्ती से झुककर खुद को बचा लिया और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारा। गुंडा दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी दूसरे गुंडे ने आर्यन की पीठ पर एक बहुत ही भारी लात मारी, जिससे वह लड़खड़ा कर नाले के गंदे पानी में गिर गया। नंदिनी यह सब देखकर चीख पड़ी और वह आर्यन की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कमला मां ने उसे बहुत जोर से पकड़कर रोक लिया।
आर्यन ने कीचड़ से सने हुए अपने चेहरे को साफ किया और एक शेर की तरह दहाड़ते हुए नाले से बाहर निकला और उन दोनों गुंडों पर एक साथ बहुत ही बुरी तरह से टूट पड़ा। उसने एक गुंडे को उठाकर पास पड़े कूड़े के बड़े ढेर पर फेंक दिया और दूसरे को अपनी कोहनी से इतना जोरदार प्रहार किया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। आर्यन की आंखों में एक ऐसा भयानक गुस्सा था जिसे देखकर कोई भी इंसान डर सकता था, क्योंकि वह सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहा था। उन गुंडों को हराने के बाद आर्यन ने हांफते हुए नंदिनी और कमला मां को जल्दी से अपने पास बुलाया और कहा कि हमें बिना किसी देरी के यहां से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। वे तीनों उस नाले को पार करके एक चौड़ी और सुनसान सड़क पर आ गए, जहां से शहर का मुख्य इलाका शुरू होता था, और वहां पर उन दरिंदों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल और नामुमकिन था। आर्यन ने एक खाली टैक्सी को रोका और उन दोनों को सुरक्षित अंदर बिठा दिया ताकि वे अपनी आगे की मंजिल की तरफ बढ़ सकें। टैक्सी के अंदर बैठने के बाद नंदिनी ने आर्यन को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखा और अपने दुपट्टे से उसके माथे पर लगे कीचड़ और खून को धीरे धीरे पोंछने की कोशिश करने लगी। आर्यन को यह एहसास बहुत ही अजीब और सुखद लगा, क्योंकि आज तक किसी भी इंसान ने उसकी इतनी परवाह नहीं की थी जितनी यह अमीर लड़की बिना किसी स्वार्थ के कर रही थी। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कमला मां ने आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, आज तुमने हम दोनों की जान बचाकर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूलूंगी। तुमने साबित कर दिया है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत और अच्छाई जिंदा है, और भगवान तुम्हें तुम्हारी हर एक नेक दुआ का पूरा फल जरूर देगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपनी बीमार मां का आशीर्वाद याद आ गया, जो बिल्कुल ऐसा ही था। टैक्सी धीरे धीरे शहर की सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ रही थी और बाहर सुबह की पहली किरण आसमान में अपना एक सुनहरा रंग बहुत ही शांति और उम्मीद के साथ बिखेरने लगी थी। नंदिनी ने अपना सिर अपनी असली मां के कंधे पर रख दिया और उसे ऐसा लगा जैसे 25 साल की लंबी और दर्दनाक थकान के बाद उसे आज पहली बार बहुत ही सुकून भरी नींद आ रही हो। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन आर्यन का दिमाग अभी भी शांत नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि विक्रम सिंघानिया अपनी हार इतनी आसानी से कभी नहीं मानेगा और वह उन्हें ढूंढने के लिए पाताल तक भी चला जाएगा। उसे अब इस बात की भी बहुत बड़ी चिंता सता रही थी कि वह अपनी बीमार मां का अस्पताल का बिल कैसे चुकाएगा, क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और समय कम था। लेकिन उसने यह भी तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर नंदिनी को दोबारा उस नरक में नहीं जाने देगा। टैक्सी एक छोटे से अस्पताल के बाहर आकर रुक गई, जहां आर्यन की मां का इलाज चल रहा था, और यही वह जगह थी जहां से उनकी किस्मत का एक नया और कठिन सफर शुरू होने वाला था। आर्यन ने टैक्सी का दरवाजा खोला और नंदिनी और कमला मां को अंदर ले गया, जहां उसकी किस्मत के बहुत सारे अनसुलझे और दर्दनाक पन्ने अभी भी खुलने बाकी थे, जिनका सामना उन्हें करना था। यह सुबह एक नई शुरुआत भी थी और एक बहुत बड़े और खौफनाक तूफान से पहले की गहरी शांति भी थी। अस्पताल की इमारत बहुत पुरानी और जर्जर थी, जहां हवा में दवाइयों की अजीब और तेज गंध फैली रहती थी। आर्यन ने भारी कदमों से अस्पताल के भीड़ भरे और शोरगुल वाले गलियारे में प्रवेश किया, जहां मरीजों के कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। नंदिनी और कमला मां उसके पीछे पीछे सहमे हुए कदमों से चल रही थीं, क्योंकि उन्होंने ऐसी दुखभरी जगह नहीं देखी थी। आर्यन की आंखें अपनी बीमार मां को ढूंढ रही थीं, जो यहां के एक छोटे से वार्ड में अपनी जिंदगी और मौत के बीच एक भयानक जंग लड़ रही थीं। वार्ड के अंदर का नजारा देखकर आर्यन का दिल टूट गया, क्योंकि उसकी मां एक पुरानी लोहे की खाट पर बेसुध लेटी हुई थी। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था और सांस लेने में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसे देखकर कोई भी रो पड़ता। डॉक्टर ने
आर्यन को देखते ही सख्त लहजे में कहा कि अगर आज दोपहर तक अस्पताल का पूरा बिल जमा नहीं किया गया तो वे इलाज तुरंत रोक देंगे। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पास अब एक भी रुपया नहीं बचा था और वह बेबस था। नंदिनी यह सब ध्यान से सुन रही थी और उसे आर्यन की दर्दनाक स्थिति पर बहुत गहरा दुख महसूस हुआ। जिस इंसान ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी परवाह नहीं की, आज वह अपनी बीमार मां को बचाने के लिए पूरी तरह से लाचार खड़ा है। नंदिनी ने तुरंत अपने पर्स से वह 50,000 रुपये निकाले जो उसने आर्यन को देने का वादा किया था। उसने बिना कुछ सोचे वह गड्डी डॉक्टर के हाथों में थमाई और सख्त आवाज में कहा कि यह इलाज का पूरा खर्च है और आप बिना किसी देरी के तुरंत अपना काम शुरू करें। डॉक्टर इतने नकद पैसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसे एक गरीब ऑटो वाले से इतनी बड़ी रकम की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत पैसे गिने और अपनी नर्स को आर्यन की मां का इलाज बिना देरी के शुरू करने का आदेश दिया। आर्यन ने जब यह सब देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दयालु लड़की का कैसे शुक्रिया अदा करे जिसने आज उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए उजड़ने से बचा लिया था। नंदिनी ने आर्यन के हाथों को नीचे किया और कहा कि दोस्तों के बीच एहसान की जगह नहीं होती। तुमने बिना स्वार्थ के मेरी और मेरी मां की जान बचाई है, तो यह मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आऊं। आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि अमीरों की झूठी दुनिया में भी नंदिनी जैसी सच्ची आत्मा है जो सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि दिल से बहुत अमीर है। यह उन दोनों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा भावनात्मक पल था, जहां उनके बीच की सारी सामाजिक दूरियां और दीवारें पूरी तरह से मिट रही थीं। उसी समय वार्ड में एक और चमत्कार होने वाला था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। आर्यन की मां को दवाइयों का असर होने लगा था और उन्होंने धीरे धीरे अपनी कमजोर आंखें खोल दी और आसपास देखने लगीं। उनकी नजरें आर्यन को ढूंढ रही थीं, लेकिन अचानक उनकी नजर पास खड़ी कमला मां पर पड़ी, जो उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। दोनों महिलाओं की नजरें जैसे ही एक दूसरे से मिलीं, तो समय जैसे एक पल के लिए पूरी तरह से रुक सा गया और पूरे कमरे में एक बहुत ही अजीब और गहरी खामोशी छा गई। आर्यन की मां ने कांपती उंगलियों से कमला मां की तरफ इशारा किया और बहुत कमजोर आवाज में उनका नाम पुकारा। कमला मां भी उस बीमार औरत का चेहरा देखकर पूरी तरह चौंक गईं, क्योंकि वह चेहरा उन्हें अतीत के किसी गहरे पन्ने से याद आ रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर आर्यन की मां का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान चुकी थीं। यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत का एक बहुत गहरा और रहस्यमयी खेल था जो अब पूरी तरह से सबके सामने आ रहा था। आर्यन अपनी मां और कमला मां को इस तरह रोते और गले मिलते देखकर पूरी तरह से उलझन में पड़ गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी मां के पास जाकर बहुत हैरानी से पूछा कि मां, आप इस औरत को कैसे जानती हैं और यह सब आखिर क्या हो रहा है? उसकी मां ने मुश्किल से सांस लेते हुए आर्यन की तरफ देखा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने अतीत की एक बहुत पुरानी और दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जब वे दोनों इस बड़े और अजनबी शहर में काम की तलाश में गांव से आए थे, तो उनके पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। आर्यन उस समय सिर्फ 5 साल का छोटा सा बच्चा था, जो भूख के मारे कई दिनों से लगातार रो रहा था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वे दोनों सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे भूखे और प्यासे मरने का इंतजार कर रहे थे, जब यह कमला बहन एक फरिश्ते की तरह उनके पास आई थी और उनकी बहुत मदद की थी। कमला मां उस समय खुद बहुत गरीब थी, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का खाना आर्यन और उसकी मां को खिला दिया था और उन्हें अपनी छोटी झोपड़ी में रहने के लिए पनाह दी थी। अगर उस दिन कमला मां ने उन दोनों अजनबियों पर दया नहीं दिखाई होती, तो शायद आर्यन और उसकी मां उसी रात उस फुटपाथ पर भूख और ठंड से हमेशा के लिए मर
गए होते। यह कहानी सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे एहसास हुआ कि आज उसने जिस औरत की जान बचाई है वह वास्तव में उसी की पुरानी और सच्ची जीवनदात्री है। आर्यन घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और कमला मां के पैरों को छूकर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसके दिल में कृतज्ञता का एक बहुत बड़ा तूफान उमड़ रहा था। उसे कर्म और नियति के उस महान चक्र पर पूरा विश्वास हो गया था कि जो अच्छाई हम दूसरों के साथ करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस जरूर लौटकर आती है। कमला मां ने जो बीज 20 साल पहले बोया था, आज वही बीज एक विशाल पेड़ बनकर उनकी अपनी बेटी और उनकी जिंदगी की बहुत मजबूती से रक्षा कर रहा था। नंदिनी भी इस अद्भुत और चमत्कारी घटना को देखकर पूरी तरह से निशब्द रह गई थी और उसकी आंखों से भी लगातार खुशी और आश्चर्य के आंसू बहुत तेजी से बह रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि भगवान ने उसे उस रात आर्यन के ऑटो के सामने यूं ही नहीं भेजा था, बल्कि यह सब पहले से ही नियति द्वारा तय किया गया एक बहुत बड़ा खेल था। उनके जीवन के तार एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए थे कि कोई भी इंसान या दौलत उन्हें कभी भी एक दूसरे से अलग करने की ताकत नहीं रखता था। अचानक अस्पताल का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला और 4-5 खतरनाक गुंडे हाथ में लोहे की रॉड लेकर अंदर घुस आए। यह वो लोग नहीं थे जो विक्रम सिंघानिया ने भेजे थे, बल्कि यह उस लालची साहूकार के आदमी थे जिससे आर्यन ने अपनी मां के इलाज के लिए बड़ा कर्ज लिया था। गुंडों के सरदार ने अपनी खूंखार आंखों से आर्यन को घूरा और गंदी गालियां देते हुए कहा कि आज कर्ज चुकाने का आखिरी दिन है और वह हर हाल में अपने पूरे पैसे वापस लेने आया है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। आर्यन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने उन गुंडों के सामने दीवार की तरह खड़े होकर अपनी मां और दोनों महिलाओं को अपने पीछे सुरक्षित तरीके से छुपा लिया। उसने बहुत शांति से गुंडों के सरदार से कहा कि वह उसका सारा पैसा चुका देगा, बस उसे कुछ दिनों की और मोहलत दे दी जाए क्योंकि उसकी मां बीमार है। लेकिन वह क्रूर सरदार जोर से हंसा और उसने कहा कि अगर आज पैसे नहीं मिले तो वह आर्यन की मां को इसी बिस्तर से नीचे जमीन पर बहुत बेरहमी से फेंक देगा और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुंडे ने आगे बढ़कर आर्यन की कॉलर पकड़ ली और उसे एक बहुत जोरदार मुक्का मारने के लिए अपना भारी हाथ हवा में ऊपर उठाया, जिससे वार्ड में मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर गए। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ आर्यन के चेहरे पर पड़ता, पीछे से एक बहुत ही कड़क और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, जिसने उस गुंडे के हाथ को हवा में ही रोक दिया। यह आवाज नंदिनी की थी, जो अब एक डरी हुई लड़की नहीं बल्कि अरबपति सिंघानिया परिवार की वह निडर और असली वारिस लग रही थी, जिसके सामने हर कोई हमेशा डर से झुकता था। नंदिनी अपने चेहरे पर एक भयानक और ठंडा गुस्सा लिए आगे आई और उसने उस खूंखार गुंडे की आंखों में बिना पलक झपकाए बहुत सीधा और चुनौती भरा घूरना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस इंसान को छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी कर्ज देने के नाम से कांप उठेंगी। गुंडों का सरदार एक मामूली लड़की को इस तरह से अपने सामने इतनी बड़ी और खतरनाक बातें करते हुए देखकर पहले तो थोड़ा हैरान हुआ और फिर बहुत ही जोर से और भद्दे तरीके से हंसने लगा। गुंडे ने नंदिनी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम कौन हो जो मुझे धमकी दे रही हो? क्या तुम इस भिखारी की कोई नई प्रेमिका हो जो इसका कर्ज चुकाने का नाटक कर रही हो? नंदिनी ने बिना कोई जवाब दिए अपने गले से वह बेशकीमती हीरे का हार निकाला, जिसे वह कल रात अपनी शादी से भागते समय पहनकर आई थी। उसने उस चमकते हुए हार को उस गुंडे के पैरों के पास जमीन पर बहुत नफरत और तिरस्कार के साथ जोर से फेंक दिया, जिससे उसकी तेज चमक से वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें पूरी तरह से चौंधिया गईं। नंदिनी ने अपनी बहुत तीखी और रौबदार आवाज में कहा कि इस हार की कीमत तुम्हारे पूरे खानदान की कुल दौलत से भी कई गुना ज्यादा है और तुम इसे किसी भी जौहरी को दिखा सकते हो।
यह हार लेकर हमेशा के लिए इस अस्पताल और इस शहर से अपनी गंदी शक्ल लेकर दफा हो जाओ। और अगर तुमने दोबारा आर्यन की तरफ आंख भी देखी तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। गुंडों का सरदार उस असली और करोड़ों के हीरे के हार को देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और उसके हाथ से लोहे की रॉड छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उस गुंडे ने कांपते हुए हाथों से उस कीमती हार को जमीन से उठाया और बिना एक भी शब्द बोले अपने आदमियों के साथ दुम दबाकर उस अस्पताल से बाहर की तरफ तेजी से भाग गया। पूरे वार्ड में अब सिर्फ सन्नाटा पसरा था और सभी लोग नंदिनी की इस असीम ताकत और हिम्मत को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि उसने अकेले ही उन गुंडों को भगा दिया था। आर्यन ने नंदिनी की तरफ देखा और उसे लगा जैसे कोई साक्षात देवी आज उसकी और उसके पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए धरती पर उतर आई हो। नंदिनी ने मुड़कर आर्यन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान थी, जो उसके दिल की गहराई और असली खुशी को दर्शा रही थी। उसने कहा कि दौलत का असली इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं होता, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करने और उसे नया जीवन देने के लिए होता है, जो मैंने आज पहली बार सीखा है। आर्यन की आंखों में नंदिनी के लिए जो सम्मान और प्यार की भावना पहले से मौजूद थी, वह इस घटना के बाद 100 गुना और भी ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई। कमला मां ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और उनके आंसुओं से नंदिनी का कंधा पूरी तरह से भीग गया, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गर्व और सुकून महसूस हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बच्ची को उन्होंने गरीबी की वजह से बेच दिया था, वह आज इतनी बहादुर और नेक दिल इंसान बन जाएगी जो गरीबों के दर्द को समझती है। आर्यन की बीमार मां भी बिस्तर से यह सब कुछ देख रही थी और उनके कमजोर होठों पर भी एक बहुत गहरी और संतुष्ट मुस्कान धीरे धीरे उभरकर सामने आ गई थी। आर्यन ने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा, जहां अब सुबह का सूरज निकल चुका था और उसकी सुनहरी किरणें शहर के हर कोने को अपनी गर्माहट से पूरी तरह रोशन कर रही थीं। उसे महसूस हो रहा था जैसे उनकी जिंदगी के सारे भयानक काले बादल अब हमेशा के लिए छंट गए हैं और एक नई उम्मीद की किरण उनके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन वह जानता था कि विक्रम सिंघानिया का खतरा अभी टला नहीं है और वह अपनी झूठी इज्जत को वापस पाने के लिए किसी भी खतरनाक हद तक जा सकता है। आर्यन ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि आज तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसे मैं 7 जन्मों में भी कभी नहीं भुला पाऊंगा और मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। लेकिन अब हमें यहां से बहुत ही सुरक्षित और दूर किसी दूसरी जगह पर जाना होगा, जहां विक्रम सिंघानिया की पहुंच न हो, क्योंकि वह बहुत जल्द अपने आदमियों के साथ इस अस्पताल को घेर लेगा। नंदिनी ने आर्यन की आंखों में देखते हुए बहुत ही मजबूती से हामी भरी और तय किया कि वे अब कभी भी उस खौफनाक और झूठी दुनिया में वापस लौटकर नहीं जाएंगे। अस्पताल के उस छोटे और शांत कमरे में अब सिर्फ दीवार घड़ी के टिक टिक करने की धीमी आवाज गूंज रही थी, जिसने सबको घेर रखा था। नंदिनी ने अपनी थकी हुई आंखों से उस पुरानी घड़ी की तरफ देखा और उसे अचानक इस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। आर्यन के साथ तय किया गया उसका 1 घंटे का वह सौदा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और समय बीत गया था। उसे विक्रम सिंघानिया की उस खौफनाक और असीम ताकत का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था, जो पूरे शहर को पल भर में राख कर सकती थी। अगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही और आर्यन के साथ इसी तरह रुकी रही तो वह इन सभी बेगुनाह और मासूम लोगों की जान को एक बहुत बड़े और जानलेवा खतरे में डाल देगी। उसने मुड़कर अपनी असली मां कमला की तरफ बहुत ही गहरी और दर्द भरी नजरों से देखा, जो अब आर्यन की बीमार मां के पास बैठी हुई थीं। उन दोनों महिलाओं के बीच का वह पवित्र और गहरा रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन विक्रम सिंघानिया के भयानक गुस्से के सामने यह सब कुछ बहुत ही कमजोर और नाजुक था। नंदिनी के दिल में एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक तूफान उठ रहा था,
जिसने उसकी आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। उसने अपने मन में एक बहुत ही कठोर और दिल तोड़ने वाला फैसला लिया कि वह अपनी आजादी की बलि चढ़ा देगी। वह कंडरा से दर्दनाक और कठोर को बढ़िया वापस उस सोने के पिंजरे में लौट जाएगी, ताकि उसकी मां और आर्यन का परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित और जिंदा रह सके। नंदिनी ने बहुत ही भारी मन से अपना वह महंगा पर्स खोला और उसमें से 50,000 रुपये की वह गड्डी निकाली जिसका उसने वादा किया था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह अपने ही मौत के फरमान पर हस्ताक्षर करने जा रही थी। वह धीरे धीरे अपने थके हुए कदमों से आर्यन की तरफ आगे बढ़ी और उसकी आंखों में लगातार दुख के गहरे बादल छाए हुए थे। उसने वह पैसों की गड्डी आर्यन की तरफ बढ़ाई ताकि वह अपना वादा पूरा कर सके और इस 1 घंटे के सफर को हमेशा के लिए यहीं पर खत्म कर सके। यह पल उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और असहनीय था, जिसे शब्दों में बयान करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। नंदिनी ने अपनी रुंधी हुई और कांपती आवाज में आर्यन से कहा कि तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है और तुमने मेरे लिए अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा किया है। अब मुझे वापस उस सिंघानिया महल में जाना ही होगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा सुरक्षित रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर मैं वापस नहीं गई तो वह दरिंदा विक्रम सिंघानिया इस पूरे अस्पताल को आग लगा देगा और तुम सबको बहुत ही बेरहमी से मार डालेगा। मैं अपनी वजह से तुम जैसे नेक और सच्चे इंसानों की जान को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे जाने दो। यह मेरी नियति है और मुझे अपने इस कड़वे सच को अब पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि तुम सब आसानी से जी सको। आर्यन ने पहले उन पैसों की गड्डी को देखा और फिर नंदिनी की उन नम और खूबसूरत आंखों में बहुत ही गहराई से झांकने की कोशिश की। वह साफ देख सकता था कि नंदिनी के उन ठंडे और कठोर शब्दों के पीछे एक बहुत ही भयानक दर्द और बहुत बड़ा बलिदान छुपा हुआ था। वह जानती थी कि वह वापस एक ऐसे जिंदा नर्क में जा रही है जहां उसे एक निर्जीव वस्तु की तरह सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। आर्यन का दिल यह सोचकर ही कांप उठा कि यह मासूम लड़की सिर्फ उसकी और उसकी मां की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को आग में झोंक रही है। एक गरीब इंसान होने के बावजूद आर्यन के अंदर का सोया हुआ स्वाभिमान और इंसानियत अचानक से पूरी तरह से जाग उठा। आर्यन ने बहुत ही नरमी से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ नंदिनी के उस हाथ को पीछे की तरफ धकेल दिया जिसमें उसने 50,000 रुपये पकड़ रखे थे। उसने अपना सिर हिलाते हुए साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह यह पैसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता है। उसने नंदिनी को समझाते हुए कहा कि इंसानियत और रिश्तों की सच्चाई को कागज के इन चंद टुकड़ों से कभी भी नहीं तौला जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। दौलत की चमक इंसान के ज़मीर को खरीद सकती है, लेकिन वह किसी के सच्चे प्यार और कर्ज को कभी भी नहीं चुका सकती है जो दिल से जुड़ा होता है। उसने तय कर लिया था कि वह नंदिनी को अकेला नहीं छोड़ेगा। आर्यन ने बहुत ही भावुक होकर नंदिनी से कहा कि उसने आज नियति और कर्म के उस महान चक्र को अपनी आंखों से पूरी तरह से सच होते हुए देखा है। कमला मां ने 20 साल पहले मेरी और मेरी मां की जान बचाकर जो महान पुण्य किया था, आज उसका कर्ज चुकाने का सही समय आ गया है। यह मेरा और मेरे परिवार का भाग्य है कि आज मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर कमला मां की सगी बेटी की रक्षा करने का यह सुनहरा और पवित्र अवसर मिला है। मैं तुम्हें उस खौफनाक सोने के पिंजरे में दोबारा कभी भी वापस नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत का ही सामना क्यों न करना पड़े। मैं तुम्हारी रक्षा हर हाल में करूंगा। नंदिनी यह सब सुनकर खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसने ऐसा सच्चा इंसान पहले कभी नहीं देखा था। उसने सिसकते हुए कहा कि तुम नहीं जानते कि वह दरिंदा विक्रम सिंघानिया कितना क्रूर और खतरनाक इंसान है जो तुम्हें एक कीड़े की तरह आसानी से कुचल देगा। उसने आर्यन के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि वह ये पैसे ले ले और अपनी दोनों माताओं को लेकर कहीं बहुत दूर चला जाए
और उसे उसके हाल पर छोड़ दे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मनहूस और अभागी किस्मत की वजह से आर्यन और उसके परिवार को कोई भी बड़ा और जानलेवा नुकसान उठाना पड़े। लेकिन आर्यन ने उसकी एक नहीं सुनी। आर्यन ने अपना वह खुरदरा और मेहनत से भरा हुआ मजबूत हाथ नंदिनी की तरफ बहुत ही प्यार और विश्वास के साथ आगे बढ़ा दिया ताकि वह उसे थाम ले। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें एक बहुत ही भयानक दृढ़ संकल्प और एक कोमल लेकिन गहरा प्यार पूरी तरह से झलक रहा था। उसने नंदिनी से कहा कि मुझ पर और मेरे इस सच्चे प्यार पर एक बार भरोसा करके तो देखो। हम सब मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे जहां विक्रम सिंघानिया का खौफनाक साया कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा और तुम अपनी असली मां के साथ आजादी से जी सकोगी। बस तुम्हें मेरा हाथ थामना होगा और इस झूठी दुनिया को छोड़ना होगा। नंदिनी अपनी डबडबाई आंखों से आर्यन के उस खुरदरे और मजबूत हाथ को बहुत ही हैरानी और गहरे सुकून के साथ लगातार घूरती ही रह गई। अपनी 25 साल की उम्र में आज तक किसी ने भी बिना किसी स्वार्थ और लालच के उसका हाथ इस तरह से प्यार से नहीं पकड़ा था। यह एक मामूली और गरीब ऑटो वाला था जो उसे वह सच्ची सुरक्षा और बेपनाह आजादी दे रहा था जिसके लिए वह अपनी पूरी जिंदगी से पागलों की तरह तड़प रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह इंसान उसे बिना किसी शर्त के वह प्यार दे सकता है जो करोड़ों रुपये देकर भी कभी नहीं खरीदा जा सकता। वह उस हाथ को थामने के लिए पूरी तरह से बेचैन हो उठी थी। नंदिनी के मन में एक बहुत ही खौफनाक और भयानक आंतरिक संघर्ष चल रहा था जिसने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था और वह बेबस थी। एक तरफ उसके उस ताकतवर और क्रूर पिता विक्रम सिंघानिया का वह भयानक डर था जो उसके जहन में बचपन से ही बहुत गहराई तक बसा हुआ था। दूसरी तरफ उसकी असली मां का वह निस्वार्थ और सच्चा प्यार था और आर्यन का वह साहस था जो उसे एक नई जिंदगी की तरफ लगातार खींच रहा था। आजादी की वह मीठी और सुकून भरी आवाज उसे बहुत जोर से पुकार रही थी, लेकिन उस रास्ते पर मौत का भयानक खतरा भी पूरी तरह से मंडरा रहा था जिसे टालना नामुमकिन था। तभी कमला मां अपनी जगह से धीरे धीरे उठी और उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी नंदिनी के कांपते हुए कंधों पर अपना कमजोर लेकिन ममता से भरा हाथ रख दिया। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि मेरी बच्ची, तू इस तरह से हार मत मान, क्योंकि एक गरीब मां का आशीर्वाद दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा ताकतवर होता है। हम सब मिलकर इस बड़े और भयानक तूफान का डटकर सामना करेंगे और तू अब कभी भी उस नर्क में वापस लौटकर नहीं जाएगी जहां इंसानियत का कोई भी मोल नहीं है। मां की इन मजबूत बातों ने नंदिनी के अंदर की बुझी हुई आग को फिर से जला दिया और उसे एक बहुत बड़ी और नई हिम्मत पूरी तरह से दे दी। आर्यन की बीमार मां ने भी अस्पताल के उस बिस्तर से अपना सिर हिलाकर अपनी पूरी सहमति और आशीर्वाद उन दोनों को बहुत ही प्यार से दे दिया। 20 साल पुराने उस कर्ज और आज के इस नए प्यार ने इन दोनों परिवारों को एक बहुत ही अटूट और पवित्र बंधन में हमेशा के लिए पूरी तरह से बांध दिया था। नंदिनी के अंदर अचानक से एक बहुत ही अद्भुत और असीम साहस पैदा हुआ जिसने उसके सारे डर और खौफ को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसने बिना कोई और विचार किए अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन के उस खुरदरे और मजबूत हाथ को बहुत ही जोर से और हमेशा के लिए पूरी तरह से थाम लिया। जैसे ही उनके हाथ एक दूसरे से मिले तो दोनों के दिलों में एक बहुत ही पवित्र और मूक प्रेम की एक नई चिंगारी अचानक से पूरी तरह भड़क उठी। इस भयानक गरीबी, मौत के डर और चारों तरफ फैले खौफ के बीच एक बहुत ही खूबसूरत और सच्चे प्यार का फूल बड़ी ही खामोशी से खिलने लगा था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में बहुत गहराई से देखा और बिना कोई शब्द बोले एक दूसरे का हमेशा साथ निभाने और वफादार रहने का एक बहुत बड़ा और पक्का वादा कर लिया। यह एक ऐसा अनोखा और गहरा रिश्ता था जिसे ना तो दुनिया की कोई ताकत तोड़ सकती थी और ना ही विक्रम सिंघानिया की बेहिसाब और अपार दौलत इसे कभी भी खरीद सकती थी। आर्यन ने बिना कोई समय बर्बाद किए
तुरंत यहां से भागने की एक बहुत ही ठोस और सुरक्षित योजना बनाई ताकि वे सिंघानिया के आदमियों से बच सकें। वह मुंबई के बाहर एक बहुत ही छोटे और सुनसान गांव के बारे में जानता था, जहां उसका एक पुराना और बहुत ही भरोसेमंद दोस्त अपने परिवार के साथ रहता था। वह जगह शहर की इस भयानक भीड़ और भ्रष्ट पुलिस की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर थी, और वहां विक्रम सिंघानिया के गुंडों का पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। आर्यन को पूरा विश्वास था कि अगर वे एक बार उस सुरक्षित गांव में पहुंच गए तो वे सभी अपनी एक नई और आजाद जिंदगी की शुरुआत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही सावधानी और तेजी से अस्पताल से बाहर निकलने की पूरी तैयारी शुरू कर दी, ताकि किसी को भी उन पर बिल्कुल भी शक न हो। आर्यन ने अपनी कमजोर और बीमार मां के लिए अस्पताल से एक पुरानी व्हीलचेयर का इंतजाम किया, ताकि उन्हें भागने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो। कमला मां ने अपना और अपनी बेटी का वह थोड़ा बहुत सामान समेट लिया जो उनके पास बचा था, और भगवान से अपनी सुरक्षा की लगातार प्रार्थना करने लगी। नंदिनी ने अपनी उस असली और अमीर पहचान को पूरी तरह से छुपाने के लिए एक बहुत ही साधारण और सूती शॉल से अपने खूबसूरत चेहरे को अच्छी तरह से ढक लिया। जब वे अस्पताल के पीछे वाले एक छोटे और गुप्त दरवाजे से चुपचाप बाहर की तरफ निकल रहे थे, तो सुबह का सूरज पूरी तरह से आसमान में चमक रहा था। सूरज की वह तेज और सुनहरी रोशनी उन्हें भगवान के एक बहुत ही बड़े और पवित्र आशीर्वाद की तरह महसूस हो रही थी, जो उनके अंधेरे जीवन को रोशन कर रही थी। लेकिन उन सभी के दिलों में यह खौफनाक बात अच्छी तरह से बैठी हुई थी कि विक्रम सिंघानिया का वह काला और भयानक साया अभी भी उनके बहुत ही करीब मंडरा रहा है। उन्हें पता था कि वे मौत के एक बहुत ही खतरनाक और बारीक धागे पर चल रहे हैं, जहां एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। आर्यन किसी तरह एक बहुत ही पुरानी और जर्जर वैन को किराए पर लेने में पूरी तरह से सफल हो गया, जो उन्हें उस दूर के गांव तक ले जाने वाली थी। वह वैन बहुत ही बुरी हालत में थी और उसका सफर भी बहुत ज्यादा तकलीफदेह और झटकों से भरा हुआ था, जो किसी भी इंसान को थका देने वाला था। यह उन आलीशान और करोड़ों की कारों से बिल्कुल अलग था, जिनमें नंदिनी ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी और जहां उसे कभी भी किसी भी तरह की कोई खरोंच नहीं आई थी। लेकिन इसके बावजूद इस टूटी हुई वैन में बैठे हुए नंदिनी को आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सच्चा सुकून पूरी तरह से महसूस हो रहा था। इस लंबे और थका देने वाले सफर के दौरान नंदिनी ने अपना भारी सिर अपनी असली मां कमला की गोदी में बहुत ही शांति और सुकून के साथ रख दिया। वह आर्यन को बहुत ही ध्यान से वैन चलाते हुए देख रही थी, जिसका ध्यान पूरी तरह से उस खराब सड़क और उनके सुरक्षित भविष्य पर लगा हुआ था। आर्यन का वह पसीने से भीगा हुआ मजबूत चेहरा और उसकी शांत आंखें नंदिनी को एक बहुत ही गहरी और असीम सुरक्षा का अनोखा एहसास लगातार दिला रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा और असली रक्षक मिल गया हो, जो उसकी खातिर पूरी दुनिया से अकेले ही लड़ सकता है। आर्यन भी बीच बीच में वैन के उस छोटे से रियर व्यू मिरर से नंदिनी को बहुत ही छुप छुप कर और गहरी प्यार भरी नजरों से बार बार देख रहा था। जब भी उनकी नजरें एक दूसरे से अचानक टकराती थीं, तो उनके बीच का वह अनकहा और गहरा प्यार बिना किसी आवाज के बहुत कुछ कह जाता था। आर्यन ने अपने मन में एक बहुत ही मजबूत और अटूट कसम खाई थी कि वह इस खूबसूरत और पवित्र आत्मा की हर हाल में पूरी तरह से रक्षा करेगा। इस लड़की ने उसके परिवार की जान बचाने के लिए अपनी अरबों की दौलत को ठोकर मार दी थी, और आर्यन इसके लिए अपनी जान भी आसानी से कुर्बान कर सकता था। दोपहर होते होते वे आखिरकार उस छोटे और सुनसान गांव में पहुंच गए, जहां की ताजा हवा और हरे भरे खेतों ने उनकी सारी थकान को पल भर में दूर कर दिया। वहां की शांति और सुकून ने उनके डरे हुए दिलों को एक बहुत बड़ी और नई राहत दी, क्योंकि ये है जगह शहर के उस भयानक शोरगुल से बहुत ही अलग थी। आर्यन का वह पुराना दोस्त उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, और उसने बिना कोई सवाल किए उन्हें अपने दिल से लगाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
उसने उन चारों को रहने के लिए एक बहुत ही छोटी लेकिन साफ सुथरी और सुरक्षित झोपड़ी दे दी, जहां वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बिना किसी डर के कर सकते थे। उस छोटी सी और कच्ची झोपड़ी के अंदर जमीन पर बैठकर उन सभी ने एक साथ दाल और रोटी का वह बहुत ही साधारण और रूखा सूखा खाना प्यार से खाया। नंदिनी के लिए यह खाना या सिंघानिया महल के उन 56 भोगों से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज था, क्योंकि इसमें एक मां का सच्चा प्यार और परिवार का अपनापन मिला हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक असली और सच्चे परिवार की वह गर्माहट और खुशी महसूस की थी, जिसके लिए वह पिछले 25 सालों से लगातार तड़प रही थी। उस झोपड़ी में गूंजती उन सभी की वह हल्की सी हंसी उनके हर दुख और पुराने दर्द पर एक बहुत ही असरदार मरहम की तरह काम कर रही थी। लेकिन यह शांति और खुशी बहुत ही ज्यादा कमजोर और नाजुक थी, और वे सभी इस कड़वे सच को अपने दिलों की गहराई में बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। आर्यन और नंदिनी को इस बात का पूरा और खौफनाक एहसास था कि यह सब कुछ एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी तूफान से पहले की एक छोटी सी खामोशी है। विक्रम सिंघानिया का वह काला और खूनी साम्राज्य बहुत ही ज्यादा विशाल और ताकतवर था, और उसका अहंकार बुरी तरह से टूट चुका था, जिसे वह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अपनी खोई हुई झूठी इज्जत और अपनी उस करोड़ों की डील को बचाने के लिए उन्हें ढूंढने में अपनी पूरी ताकत और दौलत लगा देगा। रात का वह गहरा और काला अंधेरा उस छोटे से गांव पर छा चुका था, और सब तरफ एक अजीब सी और डरावनी खामोशी पूरी तरह से फैल चुकी थी। नंदिनी उस छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे चमकते हुए अनगिनत तारों को बहुत ही शांति और सुकून भरी नजरों से निहार रही थी। आर्यन भी चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया, और दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ होने की उस बहुत ही गहरी और मजबूत ताकत को महसूस किया। उनके दिलों में खिल रहा वह सच्चा और कोमल प्यार अब इतना मजबूत हो चुका था कि वे कल आने वाले किसी भी बड़े और खौफनाक तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनकी यह खुशी और शांति बहुत ही कम समय के लिए थी, क्योंकि किस्मत ने उनके लिए एक खौफनाक और भयानक तूफान पहले से ही तय कर रखा था। अचानक दूर कच्ची सड़क से बहुत धूल उड़ने लगी, और कई बड़ी महंगी काली गाड़ियां उस शांत गांव की तरफ बहुत ही तेजी और बेरहमी से बढ़ने लगीं। गाड़ियों के पहियों की वह डरावनी आवाज गांव की शांति को चीर रही थी, और लोग डरकर अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो गया और खतरे को भांपते हुए दोनों महिलाओं को सुरक्षित झोपड़ी के अंदर जाने का इशारा किया। सबसे आगे वाली आलीशान और बड़ी गाड़ी का दरवाजा खुला, और उसमें से विक्रम सिंघानिया अपने पूरे घमंड और खौफनाक गुस्से के साथ बाहर निकला, जिसे देखकर सब कांपते थे। उसकी ठंडी और निर्दयी आंखों में एक ऐसा भयानक तूफान था जो इस पूरे गांव को पल भर में राख के ढेर में आसानी से बदल सकता था। उसके पीछे दर्जनों हथियारबंद और खूंखार गुंडे बाहर निकले, जिन्होंने उस छोटी झोपड़ी को चारों तरफ से बहुत मजबूती से घेर लिया था। विक्रम ने नफरत से चिल्लाकर अपनी बेटी को बाहर बुलाया। नंदिनी डर से बुरी तरह कांपते हुए अपनी मां कमला के पीछे छुप गई थी, लेकिन वह जानती थी कि आज इस खौफनाक सच्चाई से भागने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यन ने हिम्मत इकट्ठा की और एक मजबूत चट्टान की तरह झोपड़ी के दरवाजे पर पूरी निडरता के साथ खड़ा हो गया। विक्रम सिंघानिया ने उस मामूली ऑटो वाले को अपनी राह में बाधा बनते देखा तो उसका अहंकार बुरी तरह भड़क उठा। उसने आर्यन को कीड़ा कहते हुए तुरंत अपने रास्ते से हट जाने की भयानक चेतावनी दी। आर्यन ने विक्रम की खौफनाक आंखों में देखते हुए शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि नंदिनी कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से बेच दें। उसने साफ शब्दों में ऐलान किया कि अब वह आजाद इंसान है और उसे अपनी असली मां के साथ जीने का पूरा अधिकार है। यह सुनकर विक्रम सिंघानिया भयानक तरीके से हंसने लगा, जैसे उसने कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो।
उसने अपने गुंडों को बेरहम इशारा किया कि वे इस गरीब लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटें। 4 खूंखार गुंडे हाथों में लोहे की रॉड लेकर भूखे भेड़िए की तरह आर्यन पर बहुत क्रूरता के साथ चारों तरफ से टूट पड़े। आर्यन ने ताकत लगाकर उनका सामना किया और 2 गुंडों को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन वे गिनती में ज्यादा थे। एक गुंडे ने पीछे से आर्यन के सिर पर रॉड से जोरदार वार किया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और वह गिर गया। नंदिनी यह दर्दनाक मंजर देखकर चीख पड़ी और उसे बचाने के लिए पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी। विक्रम सिंघानिया ने नफरत के साथ कमला मां की तरफ देखा और अपने आदमी को उस बूढ़ी औरत को बाहर घसीटने का इशारा किया। गुंडे ने कमला मां को बेरहमी से पकड़ा और धूल भरी जमीन पर जोर से फेंक दिया, जिससे उनके माथे से खून बहने लगा। विक्रम ने पास जाकर भद्दी गालियां दी और कहा कि एक कीड़े की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसकी बेशकीमती अमानत को छुपाकर रखे। उसने अपना भारी जूता कमला मां की कमजोर छाती पर रखकर कुचलने की जानलेवा धमकी दी। आर्यन खून से लथपथ होने के बावजूद फिर उठा और घायल शेर की तरह उस गुंडे पर टूट पड़ा जिसने कमला मां को जमीन पर गिराया था। उसने बची हुई ताकत से उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया, लेकिन तभी अन्य गुंडों ने आर्यन को लातों और घूंसों से बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वे आर्यन की पसलियों पर लगातार खौफनाक प्रहार कर रहे थे, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और हड्डियां टूटने लगीं। यह एक बहुत ही भयानक और खूनी लड़ाई थी। नंदिनी अब इस भयानक बर्बरता को बर्दाश्त नहीं कर सकी और आंसुओं के साथ झोपड़ी से बाहर दौड़कर आई और पिता विक्रम के पैरों में गिर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए विनती की कि वह आर्यन और उसकी मां को छोड़ दे और वह चुपचाप उनके साथ वापस लौट जाएगी। विक्रम ने एक क्रूर विजयी मुस्कान के साथ बेटी को देखा, क्योंकि उसका अहंकार संतुष्ट हो चुका था कि उसने उसे फिर अपनी मुट्ठी में कर लिया है। उसने अपने गुंडों को आर्यन को पीटने से रोक दिया। आर्यन का शरीर खून से सना था और वह जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसने अपनी नम आंखों से नंदिनी को दरिंदे के सामने हार मानते देखा। उसके दिल में भयानक दर्द उठा, जो पसलियों के दर्द से 1000 गुना ज्यादा था, क्योंकि वह मोहब्बत को फिर नर्क में जाते देख रहा था। उसने खून से स्ने हाथ को बढ़ाकर कमजोर आवाज में उसे ऐसा कदम न उठाने की विनती की, लेकिन नंदिनी जानती थी कि विक्रम आर्यन और कमला मां को बेरहमी से मार डालेगा, जिसे वह नहीं सहेगी। कमला मां ने बेटी को फिर आंखों के सामने जुदा होते देखा तो उनका बूढ़ा दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया और वे रोने लगी। 25 साल पहले उन्होंने मजबूरी में टुकड़े को दूर किया था और आज नियति फिर वही खौफनाक खेल खेल रही थी। नंदिनी ने अपनी असली मां को आखिरी बार दर्द भरी आंखों से देखा और खामोशी से समझाया कि ये सब उनकी जान बचाने के लिए है। उसने आर्यन के खून से स्नेह चेहरे को दिल में कैद किया और विक्रम की गाड़ी की तरफ बढ़ी। विक्रम सिंघानिया को अब भी शांति नहीं मिली थी, क्योंकि वह गरीब बस्ती के लोगों को एक खौफनाक सबक सिखाना चाहता था। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वे पूरी बस्ती पर मिट्टी का तेल छिड़ककर इसमें भयानक आग लगा दें, ताकि हर गरीब कीड़ा अपनी औकात समझ सके। यह खौफनाक फरमान सुनते ही पूरे गांव में चीख पुकार और खौफ फैल गया और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। नंदिनी यह सुनकर रुक गई और उसका खून खौल उठा, क्योंकि उसका बलिदान भी मासूम लोगों को नहीं बचा रहा था। नंदिनी ने विक्रम की आंखों में देखा और भयानक आवाज में कहा कि अगर गांव के एक भी इंसान को खरोंच आई तो वह अपनी जान दे देगी। उसने जमीन से नुकीली कील उठाकर अपनी गर्दन के करीब रख ली, जिससे विक्रम के पसीने छूट गए, क्योंकि करोड़ों की डील इसी लड़की पर टिकी थी। विक्रम को मजबूर होकर फैसले को वापस लेना पड़ा और उसने गुंडों को आग लगाने से रोका। नंदिनी ने इस आत्मघाती दांव से मासूम लोगों की जान बचा ली, लेकिन खुद की जिंदगी अंधेरे में धकेल दी। विक्रम ने नंदिनी का हाथ जोर से पकड़ा और उसे आलीशान गाड़ी के अंदर धकेल दिया, जैसे वह बेजान सामान हो जिसे वह तिजोरी में बंद करना चाहता हो। गाड़ी का भारी दरवाजा खौफनाक आवाज के साथ बंद हुआ,
जिसने आर्यन और कमला मां की उम्मीदों को बेरहमी से कुचल दिया। गाड़ियां उसी धूल के साथ गांव से वापस शहर की तरफ लौट गईं और अपने पीछे दर्द का मंजर छोड़ गईं। आर्यन जमीन पर पड़ा उड़ती धूल को बेबस आंखों से देख रहा था, जो उसकी मोहब्बत छीन रही थी। कमला मां आर्यन के पास आईं और उसके खून से सने सिर को अपनी गोद में रखकर पागलों की तरह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगीं, क्योंकि उनका दर्द बड़ा था। आर्यन की मां भी व्हीलचेयर से उतरकर घायल बेटे के पास आईं और भगवान से उसकी सलामती की दर्द भरी प्रार्थना करने लगीं। गांव के लोग घरों से बाहर आए और उन्होंने आर्यन को झोपड़ी के अंदर लिटा दिया ताकि घावों पर दवा लगाई जा सके। उस झोपड़ी में अब सिर्फ दर्द और खौफनाक खामोशी पसरी हुई थी, जिसने दिलों को चीर दिया था। सिंघानिया महल में नंदिनी को एक आलीशान कमरे में ले जाकर बाहर से ताला लगाकर कैद कर दिया गया, जहां उसे सुबह तक रहना था। कमरे की दीवारें सोने से मढ़ी थीं, लेकिन नंदिनी के लिए यह जगह भयानक कब्र से कम नहीं थी, जहां वह घुटन महसूस कर रही थी। अगले दिन उसे बूढ़े शेख के हवाले किया जाना था और विक्रम की अरबों की डील पक्की होने वाली थी। नंदिनी ने फर्श पर बैठकर घुटनों में सिर छिपा लिया और उसे आर्यन का खून से सना चेहरा याद आने लगा। उसे एहसास था कि अब भयानक जिंदगी में कोई सच्ची खुशी या उम्मीद बाकी नहीं है जिसे वह टूटी हुई आत्मा के साथ जी सके। अगर वह महल से भागने की कोशिश करेगी तो विक्रम आर्यन और दोनों माताओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार देगा। उसके जीवन की कीमत नहीं थी, लेकिन उनकी जिंदगी उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती थी, जिसे वह खतरे में डालना नहीं चाहती थी। नंदिनी के दिल में एक शांत लेकिन बेहद खौफनाक और दर्दनाक फैसला मजबूत रूप लेने लगा था, जिसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। गांव की झोपड़ी में आर्यन को होश आने लगा था, लेकिन उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और डरावना अंधेरा महसूस हो रहा था। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं और कमजोर होंठों से नंदिनी का नाम पुकारा, क्योंकि उसे सिर्फ उसी की सुरक्षा की चिंता थी। कमला मां ने दूर दरवाज़ल और वाज़ल में रोते हुए माथे पर प्यार से हाथ फेरा, लेकिन आर्यन की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि वह मोहब्बत को नर्क में अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने ताकत लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया था और वह कराहते हुए गिर पड़ा। आर्यन की आंखों से निराशा और बेबसी के गर्म आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे अपनी हार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया था, और वही प्यार आज उससे हमेशा के लिए बेरहमी से दूर जा चुका था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि विक्रम नंदिनी के साथ जानवर जैसा सलूक करेगा और उसे ऐसी खौफनाक जिंदगी जीने को मजबूर करेगा जो मौत से बदतर होगी। आर्यन ने पक्का फैसला लिया कि जान देकर भी वह अपनी नंदिनी को वापस लाएगा। उधर सिंघानिया महल में रात बहुत गहरी और डरावनी हो चुकी थी और अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जो बड़े तूफान का इशारा था। नंदिनी ठंडी जमीन पर लेटी थी और उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं बचा था, क्योंकि उसने मौत के साथ खौफनाक समझौता कर लिया था। उसने कपड़ों के अंदर छुपाई एक छोटी जहरीली शीशी बाहर निकाली, जो उसने घुटन भरी जिंदगी से आजाद होने के लिए रखी थी। वह उस शीशी को शांत आंखों से देख रही थी, क्योंकि यही रास्ता उसे क्रूर दुनिया के दुख से हमेशा आजाद करेगा। उसने आर्यन के सच्चे चेहरे को आंखों के सामने आखिरी बार याद किया और होंठों पर फीकी मुस्कान तैरने लगी। उसे इस बात का सुकून था कि उसकी कुर्बानी की वजह से आर्यन और उसकी मां की जिंदगी सुरक्षित हो गई है और अब उन्हें कोई दरिंदा परेशान नहीं करेगा। उसने दिल में आर्यन से मजबूरी के लिए गहरी माफी मांगी, क्योंकि वह उस वादे को पूरा नहीं कर सकी जो उसने गांव में किया था। नंदिनी ने कांपते हाथों से जहरीली शीशी का ढक्कन खोला और उसे होंठों के करीब ले गई। इस जानलेवा फैसले के पीछे एक गहरा राज छुपा था, जिसे नंदिनी ने कागज पर खून से लिखकर वसीयत के रूप में तैयार किया था। वसीयत में उसने अपनी मां के नाम सारी दौलत कर दी थी और आर्यन के लिए सुरक्षित भविष्य का इंतजाम कर दिया था, ताकि उन्हें हाथ ने फैलाना पड़े।
ये उसका सच्चे प्यार और असली मां के लिए आखिरी तोहफा था जो उसकी मौत के बाद काम आने वाला था। उसने शांति से आंखें बंद की और उस जहर को बिना हिचकिचाहट के अपने गले के नीचे उतार लिया। दूसरी तरफ गांव में आर्यन ने टूटे शरीर के साथ खड़े होने की दर्दनाक कोशिश की, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि नंदिनी की जान खतरे में है। उसने सने हाथों को जमीन पर रखा और माताओं की आवाज को अनसुना करते हुए अंधेरी सड़क की तरफ मुश्किल से लड़खड़ाते कदम बढ़ा दिए। वह जानता था कि शायद वह महल तक जिंदा न पहुंच सके, लेकिन वह सच्ची मोहब्बत के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। इस दर्दनाक रात ने प्रेमियों को अजीब चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। जहर अपना असर बहुत ही तेजी से दिखा रहा था और नंदिनी के शरीर की हर नस में भयानक आग सुलगने लगी थी। उसकी आंखों के सामने सिंघानिया महल की सोने से मढ़ी दीवारें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थीं और मौत का काला साया उसके बहुत करीब आ चुका था। उसे बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब और गहरी शांति पूरी तरह से छा गई थी। उसे अब विक्रम सिंघानिया के भयानक खौफ और भविष्य के उस खौफनाक नर्क की कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा के लिए आजाद हो रही थी। उधर अंधेरी और सुनसान सड़क पर आर्यन अपने खून से सने शरीर के साथ लड़खड़ाते हुए लगातार आगे बढ़ने की दर्दनाक कोशिश कर रहा था। उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची थी और हर कदम उठाने पर उसकी टूटी पसलियों में भयानक और असहनीय दर्द उठ रहा था। लेकिन उसके दिल में नंदिनी को बचाने की वह सच्ची तड़प इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वह अपनी मौत की परवाह नहीं कर रहा था। वह बस किसी तरह उस महल तक पहुंचना चाहता था, ताकि वह अपनी मोहब्बत को दरिंदे के खौफनाक चंगुल से हमेशा के लिए सुरक्षित आजाद करा सके। सुबह की पहली किरण के साथ ही सिंघानिया महल में उस जबरन शादी की भव्य और शाही तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। विक्रम सिंघानिया अपने घमंड में पूरी तरह से चूर होकर अरबपति बूढ़े शेख का स्वागत करने के लिए शानदार सूट में शान से तैयार हो रहा था। उसे इस बात का पक्का विश्वास था कि उसने अपनी उस बागी बेटी को हमेशा के लिए अपने मजबूत खौफ के नीचे पूरी तरह से दबा दिया है। वह अपनी अरबों की डील के सफल होने के लालची सपने देख रहा था, जिसमें इंसानियत और ममता की बिल्कुल जगह नहीं थी। जब कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से नंदिनी की कोई आवाज नहीं आई, तो विक्रम सिंघानिया का घमंडी सब्र पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वे उस भारी दरवाजे को पूरी ताकत से तोड़ दें, ताकि वह अपनी बेटी को जबरदस्ती बाहर निकाल सके। दरवाजा टूटते ही अंदर का खौफनाक नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें बुरी तरह से गले में अटक गईं। नंदिनी का खूबसूरत और बेजान शरीर उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर पूरी तरह से शांत पड़ा था और उसकी आजादी की दर्दनाक कीमत चुकाई जा चुकी थी। उसी समय आर्यन अपने खून से लथपथ शरीर को घसीटते हुए सिंघानिया महल के उस विशाल लोहे के गेट के पास पूरी तरह से पहुंच चुका था। वहां मौजूद पुलिस की भीड़ और नौकरों की चीख पुकार सुनकर उसके दिल में एक भयानक और खौफनाक डर अचानक से पूरी तरह से बैठ गया। जब उसे यह दर्दनाक खबर मिली कि उसकी नंदिनी ने खुदकुशी कर ली है, तो उसके पैरों तले की जमीन हमेशा के लिए खिसक गई और वह गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का ऐसा भयानक सैलाब फूट पड़ा जिसने उसकी आत्मा को बहुत बुरी तरह से चीर कर रख दिया। पुलिस ने नंदिनी के ठंडे शरीर के पास से खून से सना आखिरी खत बरामद किया, जिसमें उसने अपनी जिंदगी का कड़वा सच लिखा था। उसने वसीयत में लिखा था कि उसकी सारी संपत्ति और बैंक का पैसा उसकी असली मां कमला को बिना किसी शर्त के सौंप दिया जाए। उसने आर्यन के साहूकार का सारा कर्ज चुकाने और उसकी बीमार मां के इलाज के लिए एक बड़ी रकम अपने नाम से छोड़ दी थी। यह उस महान लड़की का निस्वार्थ और सच्चा बलिदान था, जिसने मरते दम तक सिर्फ अपने असली परिवार की सुरक्षा के बारे में गहराई से सोचा। विक्रम सिंघानिया अपने आलीशान महल के बीचों बीच पूरी तरह से बेबस और हारा हुआ इंसान बनकर जमीन पर घुटनों के बल लाचारी से बैठ गया था। उसकी करोड़ों डॉलर की डील अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी
और पुलिस उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में गिरफ्तार करने वाली थी। कर्मों का वह महान और खौफनाक चक्र पूरी तरह से घूम चुका था और उस दरिंदे को अपने घमंड और क्रूरता की भयानक सजा मिल चुकी थी। दौलत का जो पहाड़ उसने इंसानों को कुचलकर बनाया था, आज उसी मलबे के नीचे वह बुरी तरह दफन हो गया था। कुछ हफ्तों के बाद का समय वाराणसी के पवित्र और प्राचीन घाट पर बहुत ज्यादा शांति और अजीब सी खामोशी के साथ ठहरा हुआ था। आर्यन अपने शरीर के गहरे घावों से पूरी तरह उबर चुका था, लेकिन उसके दिल पर लगे दर्दनाक घाव कभी भी भरने वाले नहीं थे। वह सुबह की पहली सुनहरी किरण के बीच गंगा नदी के पवित्र और ठंडे पानी में आधे शरीर तक पूरी तरह से डूबा हुआ शांति से खड़ा था। उसके हाथों में तांबे का वह कलश था जिसमें उसकी सच्ची मोहब्बत नंदिनी की आखिरी और बहुत अनमोल राख सुरक्षित रखी हुई थी। नदी के किनारे सफेद साड़ी पहने कमला माँ और आर्यन की बूढ़ी माँ गहरी और खामोश नजरों से इस पवित्र अंतिम विदाई को शांति से देख रही थी। कमला माँ की आंखों के आंसू अब पूरी तरह से सूख चुके थे और उनके चेहरे पर एक अजीब और अलौकिक शांति छा गई थी। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था, लेकिन उन्हें गहरा सुकून था कि उनकी बेटी ने पिंजरे में घुटने से बेहतर एक निडर मौत को चुना। नंदिनी के उस महान और निस्वार्थ बलिदान ने इन दोनों दुखी परिवारों को हमेशा के लिए एक पवित्र बंधन में पूरी तरह जोड़ दिया था। आर्यन ने नम आंखों को बंद किया और 1 घंटे के उस जादुई सफर को दिल की गहराई से फिर से पूरी तरह याद किया। बारिश की रात में जब वह डरी हुई लड़की बनकर उसके पुराने ऑटो में सहमी हुई बैठी थी, वह पल उसे याद आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अजनबी लड़की उसकी जिंदगी और आत्मा का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बहुत कम समय में बन जाएगी। सच्चा प्यार कभी शरीर या दौलत का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह 2 पवित्र आत्माओं का ऐसा अनोखा मिलन होता है जो मौत के बाद भी हमेशा जिंदा रहता है। उसने तांबे के कलश को कांपते हाथों से धीरे धीरे खोला और नंदिनी की पवित्र राख को गंगा की बहती ठंडी लहरों के हवाले पूरी तरह कर दिया। सुबह के सूरज की पहली सुनहरी रोशनी नदी के पानी पर खूबसूरती के साथ पूरी तरह चमकने लगी थी, जो नई उम्मीद जगा रही थी। आर्यन को महसूस हुआ जैसे नंदिनी की आजाद आत्मा सुनहरी रोशनी के रूप में उसके करीब आकर हमेशा के लिए अपना पवित्र आशीर्वाद दे रही हो। वह लड़की जो करोड़ों की मालकिन थी, आज अपनी सच्ची मंजिल में पूरी तरह विलीन हो चुकी थी, जहां उसे कोई कैद नहीं कर सकता था। पानी की तेज धारा उस राख को अपने साथ दूर और एक अनजान खूबसूरत सफर की ओर पूरी तरह बहाकर शांति से ले जा रही थी। आर्यन ने हाथ जोड़े और बहते पवित्र पानी को खामोश नजरों से देखते हुए अपनी सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए आखिरी भावभीनी विदाई दी। उसे पता था कि जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी, लेकिन नंदिनी की खूबसूरत यादें और महान बलिदान उसके दिल में आखिरी सांस तक जिंदा रहेगा। दुनिया के भयानक लालची शोर से बहुत दूर आज एक पवित्र और घायल आत्मा को हमेशा के लिए अपनी असली आजादी बहुत सुकून से मिल चुकी थी।